वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी शो में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और सॉन्ग राइटर हैं अनवार गिलानी। अनवार गी इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अनवार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम सॉन्ग राइटिंग की बात करते हैं या म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको कितना टाइम हुआ इस फील्ड में एंड हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार? इंडस्ट्री में तो मुझे काम करते हुए एक मुद्दत ही हो गई है, एक ज़माना हो गया कि ड्रामा राइटर के तौर पे मैंने इब्तिदा की। उससे पहले कॉलम राइटिंग वगैरह का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाकायदा जो है करियर मैंने अपना एज अ ड्रामा राइटर शुरू किया था। और शायर, असलन मैं शायर हूँ और शायरी की जो कि मैंने बाकायदा तालीम ली है, और ये तो अब रवायत ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो बड़ा जिनको शौक़ है और बड़े ज़ौक़ से वो शायरी सुनते भी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन वो जो एक शागिर्दी की रवायत है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि शायरी सीखने के लिए तालीम लें, उरूज़ सीखने के लिए आप जो है किसी को जो है उस्ताद बनाएं या उनके शागिर्द हों। जिससे मैं मुज़फ़्फ़र वारसी साहिब का शागिर्द हुआ, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है उनकी लिखी हुई, तो और उनसे मैंने अरूज़ सीखा। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? यानी हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गोल होता है ना। आप अल्टीमेटली क्या बनना चाहते थे, और उस टाइम क्या ऐसी ये चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप शायरी सीखें, आप सॉन्ग राइटिंग की तरफ आएँ, आप प्ले राइटिंग की तरफ आएँ? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मजबूरी नहीं होती और अभी आते हुए मैं सोच रहा था इस बारे में, तो मुझे एक अपना बचपन याद आया। और मेरी खाला फरीदा, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, यानी बचपन में मैं देखा करता था। तो बेसिकली ये बल्कि मुझे एक टिप भी महसूस होती है अच्छा लिखने वालों के लिए, कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा लिखना ज़रूरी है। यानी हैंड राइटिंग से जब आपको मोहब्बत हो जाएगी तो तब आपका दिल चाहेगा कि मैं कुछ अच्छा लिखूं। सही। तो उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो बिल्कुल जैसे एक ख़तात की लिखाई होती है, वैसे मेरे नाना जान की। और बचपन में ही घर में जो है किताबों का और रसाइल वगैरह का सो दैट वाज द थिंग जिसने आपको शायरी के लिए आपकी रग़बत, शायरी से आपकी रग़बत जो है वो पैदा की। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम सॉन्ग राइटिंग की बात करते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं उनका दिल करता है कि हम ऑन स्क्रीन काम करें, हम वोकलिस्ट बने, क्योंकि उनको लगता है जो वोकलिस्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट एक होता है। लोगों को वोकलिस्ट याद आता है, लिरिसिस्ट जो होता है वो शायद उतना याद नहीं रहता। सो लेकिन फिर आपने कितने गाने अभी तक तहरीर किए, और फिर क्या आपने नहीं ये सोचा कि अगर मैं वोकलिस्ट होता तो शायद पहचान बनती? ये जो जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैंने त्रिवेणी का नाम दिया है कि 3 लोग हैं इसमें। रेहान हाशमी साहब हैं, ये जिस सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं इश्क वायरल करो, ये हाशमी साहब ने गाया और कंपोज़ किया। खालिद खान साहब का अरेंजमेंट है। तो उनसे बल्कि एल्बम के मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं वो हाशमी साहब कर रहे हैं, या फ़ज़ील ख़ान हैं उनके साथ वो कर रहे हैं। तो अलबत्ता एक सॉन्ग ऐसा था कि जिस पे मैंने कहा कि ये लिखते हुए मेरे अंदर का जो वो राइटर है ना, वो लालची हो गया कि ये सारा कुछ मैं ही कर लूँ। तो मैंने कहा इसका एक वर्जन जो है आपने मुझे भी देना है, कि वो जो है मैं भी उसको गुनगुनाऊँगा। लेकिन इमोशनली मेरे ख्याल में ये सोच तो शायद बहुत से लोगों में आ जाती है ना, कि अगर हम वोकलिस्ट होते तो शायद हमारी पहचान ज़्यादा होती, हम ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब करते, और लोगों को शौक होता है कि हमारा काम जो है वो जाना जाए, पहचाना जाए। पहचान आपको तभी मिलती है जब आप फिर स्क्रीन पर आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, तो ये चीज़ें मैटर भी करती हैं। लेकिन येस, अगर हम जावेद अख्तर साहब की बात करें इंडिया से, ही इज़ ऑल्सो अ लिरिसिस्ट, बट उन्होंने अपनी पहचान लिख लिख के बनाई है। लेकिन ये कम लोग होते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोगों की नज़रों में आते हैं। उनका काम असल में बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर लोग जो हैं उनसे उनको पहचानना भी शुरू करते हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप एक्चुअली में एक शायर हैं और आप शायरी करते भी रहे हैं, अभी भी डेफिनेटली करते होंगे, तो कोई शायरी हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के नाम करें। उसमें आप मुझे ऑप्शन दीजिए कि मतलब क्या सुनना चाहेंगी। मोस्टली मैं अपने आप को नज़्म का शायर समझता हूँ, और यानी इस पे हम तफसीली किसी वक्त डिस्कशन कर भी सकते हैं कि किस तरह
नज़्म जो है वो गीत के कितना करीब है। यानी जिस वक्त हम सॉन्ग की क्राफ्ट पे बात करेंगे तो तब ये एक फ़र्क जो है वो महसूस होगा, और ज़बान किस तरह से बदल रही है और वो किस तरह से हम उसको जो है, क्योंकि आज इंसानों की जो रोज़मर्रा लाइफ है अगर उसमें देखा जाए तो हार्डली 200 अल्फाज हम उनकी जुगाली करते हैं और इससे ज़्यादा हमारी वोकेबलरी नहीं रह गई। तो वो ज़बान किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो नज़्म उसका एक बड़ा बेहतरीन अक्स है। तो वारसी साहब भी मुझे कहा करते थे कि अगर बात कहने का इम्कान जो है वो ज़्यादा नज़्म में होता है। तो दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ कि एक तो नॉस्टैल्जिक नज़्म जो किसी शहर के बारे में हो सकती है, और वो मैंने लाहौर आने से पहले लिखी थी, उसकी भी कहानी है लेकिन उसमें फिर वक्त ज़्यादा लग जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन में। तो वो क्या कहा जाता है ना कि मिसालें दी जाती हैं, बोली नहीं जाती, बजाय ये कि एक्सप्लेन करने के। हाँ, तो वो लेकिन वो शायरी ज़रा तो दूसरी जो है, दूसरा ऑप्शन है रोमांटिक। और as I said, it's totally up to you. मतलब whatever you want to say to our viewers, जो भी आप सुनाना चाहें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि लाहौर रंग है तो एक ऐसी नज़्म के जो एक शहर का तासुर भी उजागर करे आपके, वो मैं पेश कर देता हूँ। कच्ची उम्र के ख्वाब में एक दिन फिसल गया था वक्त का पाँव, अब जो आकर देखा मैंने है वैसे का वैसा गाँव। छाँव वही है, धूप वही है, पहरों का हर रूप वही है, दिन तारीख के सफ़ों जैसे, शब ख्वाबों की हमसाई है, हरियाली सी हरियाली है, फितरत दिल की घर वाली है। मिट्टी से मानूस हैं इतने, हाथों में फूल उगने लगे हैं, सारी बस्ती के रखवाले, पेड़ दुआएं देने वाले, हालत सी एक है राहों में, जैसे कोई ले बाहों में, माजी ऐसे हाल से निकले, चिट्ठी जैसे फाल से निकले, हंसी से थोड़े गम ज़्यादा हैं, याब गहरे हम ज़्यादा हैं, बात फ़कत एहसास की है, कितना कुछ तो पास ही है। ज़बरदस्त। अच्छा, जब हम शायरी की बात करते हैं मोस्टली ये कहा जाता है कि जो लोग शायरी करते हैं उन पर आमद होती है, कोई वो वक्त ऐसा होता है जब वो कुछ ना कुछ तहरीर कर देते हैं, तो इज़ इट सो, कोई वक्त ऐसा होता है, कोई आमद होती है या नहीं? मतलब आप सिचुएशंस को देखते हुए भी शायरी कर सकते हैं? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो वो कैफियत रुकी हुई होती हैं, बस उनका कोई वक्त नहीं होता। जैसे अभी मुझे एक कंपोजिशन भेजी खालिद साहब ने, और उन्होंने कहा कि आपके लिए तो 15 मिनट का काम है। मैंने कहा लेकिन वो 15 मिनट हो सकता है मुझ पे 15 दिन में आए, वो होगा 15 मिनट में, लेकिन वो कैफियत जो है वो जमा बनने में 15 दिन लग सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे अनवार की। सो व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।